नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके लिए हम कक्षा 10 विज्ञान के एक अध्याय के कुछ हिस्सों को देखेंगे। कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसानी से समझें। हम अपने आसपास देखें तो कितनी चीजें बदलती रहती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे हाँ। गर्मियों में दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, हाँ। अंगूर का वो खट्टा हो जाना, हाँ। खाना पकाना। हाँ, और यहाँ तक कि हमारा सांस लेना, खाना पचाना, ये सब। सही। तो ये सब असल में क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है, मतलब इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्रोत को आधार बनाकर समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कैसे पहचाने कि कोई अभिक्रिया हुई है, और फिर इन अभिक्रियाओं को समीकरणों के रूप में कैसे लिखते हैं संक्षेप में। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि पता कैसे चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? स्रोत में कुछ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब क्रियाकलाप दिए हैं। हाँ, जैसे वो मैग्नीशियम रिबन वाला। हाँ, क्रियाकलाप 1.1। उसको हवा में जलाते हैं तो एक तेज सफेद रोशनी निकलती है और वो सफेद पाउडर में बदल जाता है। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और स्रोत ये भी कहता है कि सावधानी बरतें, चश्मा पहने, आंखों के लिए। ठीक है, तो इस प्रयोग से क्या पता चला? यही कि एक बिल्कुल नई चीज बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्रोत बताता है कि अभिक्रिया हुई है, ये पहचानने के कुछ आम संकेत हैं। जैसे पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, मतलब ठोस से गैस बन जाए या कुछ और। अच्छा। रंग बदल सकता है, जैसे वो मैग्नीशियम रिबन चमकता हुआ था, फिर सफेद पाउडर बन गया। कोई गैस निकल सकती है। एक और क्रियाकलाप है 1.3। उसमें जिंक पर एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बुलबुलों के रूप में। ओह। या फिर तापमान बदल सकता है। उसी जिंक वाले प्रयोग में परखनली गर्म हो जाती है। अच्छा, तो अवस्था, रंग, गैस निकलना, तापमान बदलना, ये मुख्य चीजें हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ये कुछ मुख्य संकेत हैं कि कोई रासायनिक बदलाव हुआ है, मतलब कोई अभिक्रिया हुई है। स्रोत में एक और क्रियाकलाप 1.2 का भी जिक्र है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला। उसमें भी परिवर्तन दिखता है। ठीक है, पहचान तो हो गई, लेकिन अब किसी अभिक्रिया को ऐसे पूरा पूरा बताना तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में भी लिखा है कि इसे छोटा करने का एक तरीका है शब्द समीकरण। जैसे उसी मैग्नीशियम वाले उदाहरण को ले तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही। इसमें तीर के बाईं तरफ जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो अभिकारक कहलाते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स। और जो दाईं तरफ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उत्पाद यानी प्रोडक्ट। बिल्कुल, लेकिन इससे भी छोटा तरीका है, वो है रासायनिक सूत्रों, मतलब फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना। जैसे उसी अभिक्रिया के लिए Mg+O2 तो MgO। अच्छा, ये तो काफी छोटा हो गया। हाँ, इसे स्रोत ढांचा रासायनिक समीकरण या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये अभिक्रिया तो दिखाता है, पर इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, ये पूरी तरह सही नहीं है। पूरी तरह सही नहीं? क्यों? क्या मतलब? मतलब ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। संतुलित, बैलेंस करना, यहीं पर वो बात आती है ना। पर सवाल ये है कि इसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है? हाँ, यहीं पर विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्रोत याद दिलाता है कि ये 9वीं कक्षा में पढ़ा था। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है, ना ही खत्म होता है। मतलब जितना शुरू में था उतना ही बाद में रहेगा? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया से पहले और बाद में हर तत्व के परमाणुओं की संख्या एकदम बराबर होनी चाहिए। अच्छा। अब उस ढांचा समीकरण को देखिए, Mg+O2 MgO। तीर के बाईं तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? O2 मतलब 2 और दाईं तरफ MgO में 1। दिखा, बराबर नहीं है। इसीलिए ढांचा समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ताकि वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करे। समझ गई। तो ये संतुलन करते कैसे हैं? स्रोत में एक उदाहरण है Fe+H2O 2 Fe3O4+H2, लोहा और भाप की अभिक्रिया। इसे संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल होता है, ऐसा लिखा है। ये क्या है? हिट एंड ट्रायल मतलब कोशिश करके देखना। हम छोटी पूर्ण संख्याओं से गुणा करके समीकरण के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं को बराबर करने की कोशिश करते हैं। स्रोत में चरण बताए हैं, पर मूल आइडिया ये है, सबसे पहले उस यौगिक को चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो। इस वाले में Fe3O4। हाँ, इसमें
भी ऑक्सीजन के परमाणु सबसे ज्यादा हैं, 4। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो बाईं तरफ H2O के आगे 4 लगा देते हैं। तो समीकरण बन गया Fe + 4H2O 2 Fe3O4 + H2। अच्छा, H2O के आगे 4 लगा दिया, अब ऑक्सीजन बराबर हो गए। फिर बाकी गप्पों को देखते हैं। अब हाइड्रोजन देखें। बाईं तरफ 4H2O में कितने हो गए? 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन। हाँ, 8 हो गए। तो दाईं तरफ H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं, ताकि वहां भी 8 हो जाएं। अब समीकरण हुआ Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + 4H2। ठीक है, हाइड्रोजन भी बराबर। अब बचा लोहा, Fe। हाँ, दाईं तरफ Fe3O4 में 3 आयरन हैं, तो बाईं तरफ वाले अकेले Fe के आगे 3 लगा देते हैं। तो फाइनल समीकरण बना 3Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + 4H2। बिल्कुल। अब गिनकर देखिए, दोनों तरफ Fe के 3 परमाणु, H के 8 और O के 4, सब बराबर। वाह, ये तो सच में पहेली सुलझाने जैसा है। थोड़ा अभ्यास चाहिए होगा। हाँ, अभ्यास से आ जाता है। स्रोत में ये भी लिखा है कि समीकरण को और जानकारी देने वाला बनाने के लिए पदार्थों की भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। हाँ, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और पानी में बने घोल मतलब जलीय विलयन के लिए AQ। तो पिछले वाले समीकरण को और ठीक से लिखें तो 3FeS + 4H2OG goes to Fe3O4S + 4H2G है, जिसका मतलब है पानी भाप के रूप में इस्तेमाल हुआ है, द्रव के रूप में नहीं। अच्छा। और कभी-कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां भी लिखते हैं, जैसे कितना तापमान चाहिए या दबाव या कोई उत्प्रेरक है या नहीं। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, वो क्या होता है? उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो खुद अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, मतलब बदलता नहीं, पर अभिक्रिया की रफ्तार को बदल देता है, तेज या धीमा कर सकता है। अच्छा, तो ये सब जानकारी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। हाँ, जैसे स्रोत में मेथनॉल बनने वाली अभिक्रिया दी है CO + 2H2 CH3OH, वहां तीर पर 340 ATM दबाव लिखा है। या प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें अभिक्रिया पहचानना आ गया, समीकरण लिखना और उसे संतुलित करना भी आ गया। अब आगे, क्या सभी अभिक्रियाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में इनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, वर्गीकरण किया गया है। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से तो लग रहा है इसमें चीजें जुड़ती होंगी। एकदम से। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ एक अकेला उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या ज्यादा से 1। हाँ, स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है क्रियाकलात 1.4। बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO को पानी H2O में मिलाने का। समीकरण है CaOS + H2OL = CaOH2AQ + ऊष्मा। यहाँ 2 चीजें CaO और H2O मिलकर एक ही चीज बना रही हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिल्कुल। और ध्यान दिया आपने, समीकरण के अंत में प्लस ऊष्मा लिखा है। हाँ, मतलब इसमें गर्मी निकल रही है। स्रोत कहता है बीकर छूने पर गर्म लगता है। सही। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा बाहर फेंकने वाली। हाँ, और स्रोत यही एक बड़ी मजेदार बात बताता है। इसी भुजे चूने CaOH2 का इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है। अच्छा, वो चूना जो लगाते हैं? हाँ, ये हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है ना, उससे धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली परत बना लेता है। CaOH2AQ + CO2G = CaCO3S + H2OL। और इसी परत से चमक आती है। हाँ, 2-3 दिन में दीवारें चमकने लगती हैं। और जानते हैं, संगमरमर मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है। अरे वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। रोज की चीजों के पीछे का विज्ञान। बिल्कुल। संयोजन के और उदाहरण भी हैं स्रोत में, जैसे कोयले का जलना CS + O2G
इज इक्वल टू CO2G। यहाँ भी दो अभिकारक, एक उत्पाद। हाँ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनना। 2H2G प्लस O2G इज इक्वल टू 2H2OL, ये भी संयोजन है। और ये कोयले का जलना और पानी बनना, ये भी ऊष्माक्षेपी होंगी ना, इनमें भी तो गर्मी निकलती है। बिल्कुल, ये भी ऊष्माक्षेपी हैं। स्रोत कुछ और उदाहरण भी देता है ऊष्माक्षेपी के, जैसे प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, CO2 गैस प्लस 2H2O गैस प्लस ऊर्जा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारा सांस लेना भी, श्वसन, वो भी ऊष्माक्षेपी है। हाँ बिल्कुल, हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज C6H12O6 मिलता है। हमारी कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन से मिलता है और हमें ऊर्जा देता है। C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस, 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा, ये भी ऊष्माक्षेपी है। और वो जो सब्जियों वगैरह का कचरा गलकर खाद बनता है, कंपोस्ट। हाँ, वो भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो कंपोस्ट का ढेर गर्म रहता है अंदर से। ठीक है, तो ये हुई संयोजन अभिक्रिया। अब इसका उल्टा सोचें, अगर जुड़ने के बजाय टूटना हो तो? हाँ, तो वो है अगला प्रकार, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन मतलब टूटना। एकदम सही। इसमें ठीक उल्टा होता है। एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे उत्पाद देता है। संयोजन में A+B C था, तो वियोजन में C से A+B जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है ना, ऊर्जा देनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। तो वियोजन अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा गर्मी के रूप में हो सकती है, या बिजली के रूप में, या फिर रोशनी के रूप में। अच्छा, तो ऊर्जा के तरीके के हिसाब से इसके भी अलग-अलग नाम होंगे? हाँ, अगर गर्मी देकर तोड़ा जाए तो उसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकंपोजिशन। स्रोत में क्रियाकलाप 1.5 है। फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल होते हैं FeSO4.7H2O। इनको गर्म करते हैं तो क्या होता है? पहले तो क्रिस्टल का पानी उड़ जाता है, रंग बदलता है, फिर और गर्म करने पर यह टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, जो ठोस होता है, और दो गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। 2FeSO4S ऊष्मा, Fe2O3S प्लस SO2G प्लस SO3G। स्रोत कहता है इन गैसों की एक खास गंध होती है, जले हुए सल्फर जैसी। अच्छा, और कोई उदाहरण? हाँ, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसे गर्म करें तो बिना बुझा चूना CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है। CaCO3S माइनस ऊष्मा CaOS प्लस CO2 गैस। ये जो CaO बनता है ना, इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में बहुत होता है। एक और है क्रियाकलाप 1.6 में लेड नाइट्रेट PbNO32 को गर्म करना। ये सफेद रंग का होता है। इसे गर्म करने पर? ये टूटकर लेड ऑक्साइड PbO, ऑक्सीजन गैस O2 और एक भूरे रंग का धुआं निकालता है। वो धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस का होता है। 2PbNO32S माइनस ऊष्मा 2PbOS प्लस 4NO2G प्लस O2G। तो ये सब ऊष्मा यानी गर्मी से टूटे। अब बिजली वाला? हाँ, उसे कहते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। मतलब विद्युत धारा करंट पास करके तोड़ना। क्रियाकलाप 1.7 पानी का विद्युत अपघटन दिखाता है। पानी H2O में करंट पास करते हैं तो वो अपनी गैसों में टूट जाता है। हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, 2H2OL माइनस विद्युत धारा 2H2G प्लस O2G। अच्छा, और स्रोत में लिखा है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दुगनी मात्रा में बनती है? हाँ, क्योंकि पानी के एक अणु H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1, तो गैसें भी उसी अनुपात में बनती हैं। और तीसरा तरीका? रोशनी वाला। वो है प्रकाशीय वियोजन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। मतलब सूरज की रोशनी या तेज प्रकाश से टूटना। क्रियाकलाप 1.8 में सिल्वर क्लोराइड का उदाहरण है। ये सफेद रंग का पाउडर होता है। इसे धूप में रख दें तो ये स्लेटी मतलब ग्रे रंग का हो जाता है, क्योंकि ये टूटकर सिल्वर Ag धातु और क्लोरीन गैस बना लेता है। 2AgClS यानी सूर्य का प्रकाश 2AgS प्लस Cl2 गैस। और सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, वो भी प्रकाश में टूट जाता है। और स्रोत एक बहुत ही रोचक बात बताता है।
इन्हीं अभिक्रियाओं का इस्तेमाल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। सच में? फोटोग्राफी में हाँ। वो जो पुरानी फोटोग्राफिक फिल्म होती थी उस पर इन्हीं सिल्वर कंपाउंड्स की परत होती थी। कमाल है। तो ये जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, इनमें ऊर्जा लग रही है गर्मी, बिजली या रोशनी के रूप में। हाँ, ऊर्जा सोखी जा रही है। तो क्या इन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे? एंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी का उल्टा। बिल्कुल सही है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। तो ज्यादातर वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। स्रोत में एक और उदाहरण है जहां बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो पर्ख नली एकदम ठंडी हो जाती है छूने पर। वो भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अच्छा, ठीक है। तो संयोजन और वियोजन हो गया। हाँ। अब अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना। हाँ, कुछ ऐसा ही। इस अभिक्रिया में एक ज्यादा क्रियाशील तत्व मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के घोल में से हटा देता है, उसकी जगह ले लेता है। जैसे? क्लासिक उदाहरण है क्रियाकलाप 1.9। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले रंग के घोल में डालना। समीकरण है FeS plus CuSO4Aq gives FeSO4Aq plus Cus। तो इसमें क्या होता है? लोहा Fe कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो वो कॉपर को धक्का मारकर हटा देता है और खुद सल्फेट SO4 के साथ जुड़ जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। और बेचारा कॉपर? वो अलग हो जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत के रूप में जम जाता है। अच्छा। और घोल का नीला रंग? वो हल्का पड़ जाता है। क्योंकि नीला रंग कॉपर सल्फेट की वजह से था, अब आयरन सल्फेट बन गया जिसका रंग हल्का हरा होता है। समझ गई। मतलब ज्यादा ताकतवर ने कमजोर को उसकी जगह से हटा दिया। हाँ, एक तरह से यही। स्रोत में जिंक और लेड के भी उदाहरण हैं। वो भी कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड के घोल में से कॉपर को हटा देते हैं। ZnS plus CuSO4Aq gives ZnSO4Aq plus Cus और PbS plus CuCl2Aq gives PbCl2Aq plus Cus। इसका मतलब जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। बिल्कुल, उनकी क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। ठीक है। अब इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्वि मतलब दो, क्या इसमें दो बार विस्थापन होता है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। इसमें दो यौगिकों के बीच आयन्स की अदला बदली होती है, वो अपने साथी बदल लेते हैं। समझिए, आयनों की अदला बदली कैसे? क्रियाकलाप 1.10 देखें। सोडियम सल्फेट Na2SO4 का घोल लेते हैं और बेरियम क्लोराइड BaCl2 का घोल लेते हैं। दोनों पानी में घुले हुए हैं, रंगहीन हैं। और इन दोनों को मिला देते हैं। हाँ, जैसे ही मिलाते हैं एक सफेद रंग का पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं, नीचे बैठ जाता है। समीकरण है Na2SO4Aq plus BaCl2Aq gives BaSO4S plus 2NaClAq। BaSO4S, S मतलब ये ठोस है। हाँ, और ये घुलता नहीं। हाँ, देखिए हुआ क्या, अभिक्रिया से पहले सोडियम Na+ के साथ सल्फेट SO4 था और बेरियम Ba2+ के साथ क्लोराइड Cl- था। अभिक्रिया के बाद बेरियम ने सल्फेट को पकड़ लिया, BaSO4 बन गया और सोडियम ने क्लोराइड को NaCl बन गया। आयनों ने पार्टनर्स बदल लिए। अच्छा, अदला बदली हो गई। और ये जो सफेद ठोस बना BaSO4, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। ऐसा ठोस पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान घोल में बनता है और अघुलनशील होता है। और जिस अभिक्रिया में ये अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बिल्कुल। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। स्रोत याद दिलाता है कि वो जो शुरू में क्रियाकलाप 1.2 था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला, वो भी द्विविस्थापनी था। उसमें लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। ठीक है। अब आते हैं आखिरी प्रकार पर, उपचयन और अपचयन। ये नाम थोड़े अलग से हैं, हाँ, पर इनका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेन देन से जुड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कैसे? देखिए, सीधी सी परिभाषा है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या उससे हाइड्रोजन निकलती है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है या उसमें हाइड्रोजन जुड़ती है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक, एकदम। अब स्रोत का क्रियाकलाप 1.11 देखिए। कॉपर पाउडर Cu लेते हैं, तांबे का पाउडर,
उसे गर्म करते हैं। हवा में? हाँ, हवा में। तो वो काला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर हवा की ऑक्सीजन से जुड़कर कॉपर ऑक्साइड CuO बना लेता है। 2CuS + O2G तापन 2CuOS। अब बताइए कॉपर के साथ क्या हुआ? कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये उपचयन हुआ, कॉपर का उपचयन। बिल्कुल सही। कॉपर का उपचयन होकर कॉपर ऑक्साइड बन गया। अच्छा, अब स्रोत कहता है कि अगर इसी गर्म काले कॉपर ऑक्साइड CO पर हाइड्रोजन गैस H2 पास करें तो फिर से रंग बदल जाता है। वो काली परत गायब हो जाती है और वापस भूरा कॉपर मिल जाता है। साथ में पानी बनता है। CuOS + H2OG तापन CuS + H2OL। अब यहाँ दोनों चीजें हो रही हैं, ध्यान से देखिए। CO का क्या हुआ? उससे ऑक्सीजन निकल गई और वो Cu बन गया। तो ये अपचयन हुआ CuO का। शाबाश, CO का अपचयन हुआ। और H2O का क्या हुआ? H2O में ऑक्सीजन जुड़ गई और वो H2O बन गया। तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। एकदम सही। तो देखिए, इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन हो रहा है और H2O का उपचयन हो रहा है, दोनों साथ साथ। अरे, मतलब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो सकते हैं? हाँ, असल में हमेशा साथ ही होते हैं। अगर कोई चीज ऑक्सीजन दे रही है, अपचयित हो रही है, तो कोई दूसरी चीज उस ऑक्सीजन को ले रही होगी, उपचयित हो रही होगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं, उन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स अभिक्रिया, अच्छा नाम है। स्रोत में और भी उदाहरण है रिडॉक्स के, जैसे ZNO + C, Zn + CO। इसमें ZNO से ऑक्सीजन निकल रही है, अपचयन, और C में जुड़ रही है, उपचयन। या MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2। इसमें MnO2 का अपचयन हो रहा है और HCl का उपचयन। तो वो जो मैग्नीशियम रिबन वाला पहला क्रियाकलाप था, Mg + O2 MgO, वो क्या था? उसमें मैग्नीशियम Mg में ऑक्सीजन O2 जुड़ी थी, तो वो मैग्नीशियम का उपचयन था। हाँ। और ऑक्सीजन का अपचयन, तो वो भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया थी। ये उपचयन अपचयन का खेल तो हर जगह लगता है। क्या ये सिर्फ लैब तक ही सीमित है या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका कुछ लेना देना है? अरे, हमारी रोज की जिंदगी पर तो इसका बहुत बड़ा असर है। स्रोत 2 मुख्य प्रभावों की बात करता है। कौन कौन से? पहला है संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण, हाँ। जैसे लोहे पर जंग लगना? हाँ, बिल्कुल वही। जब कोई धातु, खासकर लोहा, अपने आसपास नमी, ह्यूमिडिटी, हवा, ऑक्सीजन या एसिड वगैरह के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, मतलब उपचयन होता है। लोहे पर वो लाल भूरी परत जमना जंग है। इसी तरह चांदी रखी रखी काली पड़ जाती है, या तांबे और पीतल के बर्तनों पर हरी परत जम जाती है। ये सब संक्षारण है। और इससे तो बहुत नुकसान होता होगा। पुल, जहाज, गाड़ियां। हाँ, बहुत ज्यादा। हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान सिर्फ लोहे को जंग से बचाने या बदली करने में खर्च होता है। ये गंभीर समस्या है। ये तो हुई पहली बात। और दूसरा असर? दूसरा असर खाने पीने की चीजों से जुड़ा है, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, ये क्या होता है? ये तेल या वसा, फैट वाली खाने की चीजों के साथ होता है, जैसे चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, तले हुए पदार्थ। जब ये चीजें लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं, तो उनमें मौजूद तेल या वसा का हवा की ऑक्सीजन से उपचयन हो जाता है। मतलब? वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। हाँ, और इस उपचयन से उनका स्वाद और उनकी गंध दोनों बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वो चीज बासी या खराब लगने लगती है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। ओहो, तभी पैकेट वाली चीजें कुछ समय बाद अजीब सी महकने लगती हैं या स्वाद बदल जाता है। बिल्कुल। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्रोत बताता है कि या तो खाने की चीजों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो उपचयन को रोकते हैं या धीमा कर देते हैं। इन्हें प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, नाम सुना है। या फिर खाने की चीजों को ऐसे डिब्बों या पैकेट में बंद करते हैं जिनमें हवा न जा सके, वायुरोधी बर्तन। और वो चिप्स के पैकेट जो फूले हुए रहते हैं, उनमें क्या होता है? हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चिप्स बनाने वाले क्या करते हैं कि पैकेट से ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं और उसकी जगह नाइट्रोजन जैसी गैस भर देते हैं, जो ज्यादा क्रियाशील नहीं होती। नाइट्रोजन? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन आसानी से चिप्स के तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, मतलब उपचयन नहीं होने देती। तो चिप्स ज्यादा देर तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। वाह, ये तो रोज की जिंदगी का विज्ञान है। बिल्कुल। तो चलिए, आज हमने काफी कुछ जान लिया। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे पहचाने,
अवस्था, रंग, गैस, तापमान में बदलाव से। फिर उन्हें समीकरण के रूप में लिखना सीखा और सबसे जरूरी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण उन्हें संतुलित करना क्यों और कैसे जरूरी है। हाँ, वो हिट एंड ट्रायल विधि। फिर हमने अभिक्रियाओं के प्रकार देखे, संयोजन जिसमें चीजें जुड़कर एक बनती हैं और अक्सर ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी। वियोजन जिसमें एक चीज टूटती है और ऊर्जा लगती है, ऊष्माशोषी। ये ऊष्मा विद्युत या प्रकाश से हो सकती है। विस्थापन जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटाता है। द्विविस्थापन जिसमें आयनों की अदला बदली होती है और कभी-कभी अवक्षेप बनता है। सही। और आखिर में रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन साथ-साथ होते हैं। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि कैसे उपचयन हमारी रोज की जिंदगी को प्रभावित करता है, संक्षारण के रूप में और विकृत गंधिता के रूप में। हाँ, तो ये स्रोत सामग्री में दिए गए विषय का एक अच्छा खासा जायजा था। उम्मीद है कि इस चर्चा से ये सारे कॉन्सेप्ट्स कुछ और साफ हुए होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत में जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, जैसे समीकरण संतुलित करने के या अभिक्रिया का प्रकार पहचानने के, उन्हें हल करने से ये समझ और पक्की होती है। बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सही कहा। देखिए, ये तो बस एक शुरुआत है। रसायन विज्ञान अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक दुनिया है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सबके लिए। हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की बात की। एक में गर्मी निकलती है, एक में लगती है। तो क्या हम अपने आसपास जब देखते हैं कि कोई चीज गर्म हो रही है या ठंडी हो रही है, तो क्या हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां किस तरह की रासायनिक प्रक्रिया चल रही होगी? ऊर्जा पैदा हो रही है या खर्च हो रही है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत दिलचस्प सवाल है, जरूर सोचेंगे। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार तक जाने और सीखने का ये सिलसिला जारी रखिए।